हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आरएस इंग्लिश एरा एंड आर्ट्स हब चैनल। आप सब स्टूडेंट की सेवा में हमेशा आगे है और आप सबसे संबंधित सारे वीडियोस को हमेशा से अपलोड करते रहता हूँ, जो इंग्लिश ग्रामर के थ्रू, इंग्लिश बुक के थ्रू जो भी वीडियो जाते हैं और जो भी आपकी 12th क्लास की वेल प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें अभी हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में आप लोग को पता हो कि जो रेनबो हमारा ये बुक है, रेनबो पार्ट 2, इसमें का जो प्रोज सेक्शन है जिसमें 11 चैप्टर हैं, उसके सारे कुछ खत्म हो चुके हैं और अब हम लोग पोएट्री सेक्शन का बना रहे हैं, जिसमें पोएट्री सेक्शन में हम देख पा रहे हैं क्लास 2 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन। और अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाट विटमैन द्वारा लिखा गया ये, वाट विटमैन द्वारा लिखा गया है। ये एक अमेरिकन राइटर है। 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में इनकी मृत्यु होती है। अब इसको जैसा कि हम लोग प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन में समझते आ रहे हैं, पहले जो चैप्टर का नाम है उस हेडिंग को समझना है, उसके बाद राइटर के डिटेल्स को समझना है, चैप्टर का जो हेडिंग है और चैप्टर में पूरी कहानी, कविताएं क्या कह रही है उसको समझना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इसी कड़ी में आज पोएट्री सेक्शन में मैं चैप्टर 2 डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और आप लोग देख पा रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ये आपका बुक है, इसमें जो राइटर हैं उनके बारे में बताया है और मैं इस राइटर के बारे में डिटेलिंग करके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पॉइंट आउट है, जो कविताएं हैं, उसके अर्थ हैं जो बता दूंगा, आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकेंगे। अब मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन के बारे में कहने जा रहा हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाल्ट विटमैन 1819 and 1892, the people's poet, is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. He began working as a carpenter before his 12th birthday. ये इसमें कहा जा रहा है कि इनका जो बचपन है, पहले तो जानते हैं वाल्ट विटमैन राइटर, इनके 1819 में इनका जन्म, 1892 में इनकी मृत्यु हुई है। 12 साल से पहले ये एज ए कारपेंटर की तरह, मतलब जो बढ़ई होते हैं, जो किसी चीज़ का पेंट वगैरह करते हैं, वैसे ये वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिका से रिलेटेड नहीं है, अमेरिका से है इनका जन्म। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर। वो आगे चल के जब अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं कंप्लीट, तो आगे चल के ये एक प्रिंटर के तौर पे काम करते हैं, फिर एक टीचर भी बनते हैं और टीचर के पद पे काम करने के बाद फिर ये एडिटर बनते हैं, संपादक बनते हैं, जो पेपर में और न्यूज़ पेपरों में या प्रेस में जो काम किया था वो बनते हैं। फिर वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और सिविल वार जो होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, उनके लिए भी ये तैयारियां करते हैं, वहां भी जाते हैं वो। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इनका एक बुक है जहां से बहुत सारे पोएम कनेक्टेड हुए हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री rhythm एंड लैक ऑफ rhymes. Whitman first published it at his own express in 1855। 1855 में इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास नाम की अपनी स्टोरी, अपनी पोएम कह सकते हैं, अपनी एक रचना कह सकते हैं, जिनको प्रस्तुत किया था। द फ्री फ्रॉम द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल were not all received at first. In fact, his collection of poems cost Whitman his job, as it was taken to be obsolete in 1881. After many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it unscored. ये जब लिखा गया लीव्स ऑफ ग्रास, तो इसके बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे पार्ट्स लिखे गए। जैसे लीव्स ऑफ ग्रास एक बहुत बड़ा बुक का संग्रह था, जिसमें इन्होंने छोटे बड़े कविताओं के नाम अलग अलग, टाइटल अलग अलग दिए और ये खूब चला। 1881 में तो इसकी लहर थी, बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जा रहा था। अमेरिकन राइटर थे, लिटरेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बाद क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unprecedented in America. It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. His important works include, अमेरिका में रह के इनको अमेरिका की सारी चीज़ें पसंद थी। नेटिव लैंड जो था, इनका जन्म असली वो अमेरिका था और अमेरिका को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अमेरिका की धरती पर रह के ये सारा कार्य करना चाहते थे और वहीं पे रहते हुए इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास से निकल के और जो इम्पोर्टेंट वर्क 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास का किया, और उसके बाद न जाने बहुत सारे इन्होंने राइटिंग पोएम्स को लिखा और एथिक्स को लिखा। फिर इन्होंने 1866 में एक ड्रम टैप्स में लिखा था। बहुत कम ही इनकी उम्र रही थी, आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, मात्र 37 साल की उम्र में भी
इसको मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। 1819 से 1892 नहीं, मतलब 37 साल की उम्र में इनकी रिटिन वाली काम हुई है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 1892 इनका मृत्यु है, 1819 में इनका जन्म है। तिहत्तर साल की पूरी लाइफ रही है, और ये 73 साल की लाइफ में इन्होंने 37 साल का जो लाइफ है उसमें इन्होंने बहुत ही एक कह सकते हैं इंडिविजुअली और अमेरिका के लिए बहुत कुछ सोचा है एज ए पोएट। अब हम इसके जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो नाम है उसको पढ़ देते हैं, उसके बाद कहानी कह देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, खुद को गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो आप सोचते हैं मैं वो सोचता हूँ, यानी अमेरिका की धरती पर रह के ये सारी बातों को कहते हैं। फॉर एवरी atom belonging to me as good belongs to you, I loaf and invite you soul, I lean and before loaf at my ace observing as peer of summer grass, my tongue every atom of my blood, यानी कि मेरा जुबान, मेरा जीभ, मेरे खून के एक एक कण, खून का एक एक कतरा अमेरिका के लिए कुर्बान है। ये सभी अपने लाइनिंग में इन्होंने बताया है। इसमें इन्होंने बताया कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स एंड सेम ग्रैंड पेरेंट्स सेम, यहाँ पे दादा परदादा और सारे इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं यहाँ जन्म लिए होते हैं। अमेरिका का एक तरह का कर्ज होता है इनके ऊपर। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, 37 ईयर्स के हैं ये, जब अपने वर्क में एकदम बोल्डली रह रहे थे और कह रहे हैं कि मैं 30 ईयर्स का हूँ और मैं बहुत ही हेल्दी हूँ सारे कार्य करने के लिए। होपिंग टू इनक्रीज नॉट टिल देथ, और मैं ये जब तक चालू रखूंगा जब तक मैं मेरी मृत्यु न हो जाती है, जब तक मैं मर न जाऊं तब तक ये हमारे कार्य अमेरिका के लिए जान देना, ये मेरा हमेशा क्रेडिबिलिटी के साथ ये कंटिन्यू रहेगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस रीडिंग बैक अ वाइल्ड सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, आई हैव फॉर गॉड फॉर बैड, आई प्री टू स्पीक और माई हजार्ड नेचर विदाउट चेक विदाउट ओरिजिनल एनर्जी, नेचर से प्यार है, प्रकृति से प्यार है और उसमें ओरिजिनल एनर्जी को इन्होंने बताया। अब मैं इस स्टोरीज को थोड़ा सा पॉइंट आउट्स में कह देता हूँ, आप सभी समझने की कोशिश करेंगे। समाज की पीड़ा जो है, वहाँ अमेरिका में रहते हैं, ये अमेरिका समाज की पीड़ा जो है, वहाँ की जो बाधा है, वहाँ की जो कठिनाइयाँ है, वहाँ की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उन सब से जूझते हुए ये जीवन का आनंद ले रहे होते हैं 37 ईयर्स ओल्ड में। 37 साल का एक नौयुवक बिंदास जी रहा होता है अमेरिका में, और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज की पीड़ा क्या है, बाधा क्या है, कठिनाई क्या है, मैं सबको पार कर जाऊंगा, मैं सबको दूर कर जाऊंगा और अमेरिका के लिए जीऊंगा, अमेरिका के लिए मरूंगा। इनके जो टोंग है, यहाँ पे जीव शब्द कवि ने बताया, लेकिन यहाँ पे कहेंगे जो उनका संवाद है, बात संवाद, मुंह जो है वो बहुत सारी बातों को कहता है। जैसे ये कह रहे हैं मेरे रक्त में, मेरे मिट्टी में, मेरे हवा में, मेरे पानी में, यहाँ की हर एक पार्टिकुलर थिंग्स जो अमेरिका में है उन सबका कर्ज है इनके शरीर के ऊपर और सबसे ये जुड़े हुए हैं। इनका जन्म, इनके माता पिता का जन्म, इनके ग्रैंडपा का जन्म, यानी कि इनके ग्रैंड जो भी होते हैं, पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स हैं, सब अमेरिका के होते हैं। तो अमेरिका का एक तरह से इनके खून खून में, रक्त रक्त में, उठते कण कण में एक कर्ज समाया हुआ है अमेरिका का, जिसको ये बताते हैं। और ये बताते हैं कि अमेरिका के लिए मैं मरना पसंद करूंगा, अमेरिका में रह के, और ये मैं अमेरिका का सेवा जब तक करता रहूंगा तब तक हमारी मृत्यु ना आ जाए। 37 साल की उम्र में इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे पोएम राइटिंग का काम कर चुके हैं। इसमें ये भी बताते हैं कि एक हेल्दी बॉडी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए, और अपने देश से सबको प्रेम होता है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा सबके अंदर होना चाहिए, और इन्होंने इस चीज़ को बताया भी है अपने अमेरिका के लिए। फिर ये कहते हैं, वो खुद को इनवाइट करते हैं, जैसे नाम ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना। ये अमेरिका के जंगलों में, वहाँ के प्रकृति में, वहाँ के सभी मतलब कि उद्यानों में, मतलब जहाँ वो ध्यान लगाते हैं वहाँ खो जाते हैं, मानो कि सब जगह अमेरिका अमेरिका अमेरिका, सब जगह अमेरिका इनको दिख रहा है। और इनको इनवाइट करके, ये समर का महीने होता है और एक घास पे पड़े होते हैं, और एक पोएट का ये बहुत बड़ा स्टाइल होता है, वो घास पे सोया हुआ है, या तो कुछ लिख रहा है या उसकी हवाओं से सुगंध लेके और उसकी मिट्टियों से सुगंध लेके उस घास पे पड़े हुए होके उस अमेरिका की गुणगान कर रहा है, बखान कर रहा है, अमेरिका के बारे में सोच रहा है। ये इसका एक प्रोलिफिक कह सकते हैं, एक पिक्चर दर्शाया गया कि पोएट जो है वो ग्राउंड में सोया हुआ है, गर्मी का दिन है और घास पे लेटा हुआ है, और अमेरिका की बड़ाई में, तारीफ में चार चांद लगा रहा है वो। फिर इसमें खुद को इनवाइट करके प्रकृति से करीब को देखते हैं और कहते हैं कि प्रकृति जो है वो कितने करीब है, कितने अच्छे पहाड़, कितने अच्छे नदी, झील, झरने, नाले, ये सभी जो हैं कितने सुंदर बना रहे हैं हर एक चीज़ को। तो इसमें इन्होंने खुद को इनवाइट किया, प्रकृति से अपने आप को रिकनेक्टेड किया और अच्छी चीज़ों को बताया है। और वो बताया है कि अगर अपने आप को खोजना है तो हमें प्रकृति में लीन हो जाना चाहिए, और जब हम प्रकृति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि मैं प्रकृति हूँ या मेरे में प्रकृति है।
प्रकृति मीन्स नेचर, और नेचर वो है दैट ये कह सकते हैं कि इंसान नहीं बना सकता है। इंसान जो ह्यूमन है वो कभी क्रिएट नहीं कर सकता है प्रकृति को। आर्टिफिशियल चीजें बहुत सारी चीज देखने को मिलती हैं, जो गॉड है उन्होंने क्रिएट किया है नेचर को, और गॉड के बनाए हुए चीज दोबारा नहीं बन सकते हैं। सो हमें उस पर बिलीव करना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को बताया है और अपने व्यक्तित्व को, यानी अपने पर्सनालिटी को, अपने विचार को, अपने एथिक्स को रखा है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को रखा है और प्रकृति पे विचार किया है। और इन्हें बताया कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये हमेशा होना चाहिए कि आप प्रकृति से प्रेम करें, इन्वायरमेंट को बचाएं, सेफ रखें, सेफ्टी रखें, खुद को सुरक्षित रखें, और आप जिस देश में हैं उस देश का कर्जदार होकर कर्ज अदा करें और उस देश के प्रति अथाह प्रेम और प्यार रखें, ताकि उस देश में आपको एक अच्छे नाम से जाना जाए। यही आपके मानवता का कर्म है। और इन्होंने अपने अमेरिका के लिए किया है, अपने गाना को गा के। गाना को गा के मीन्स अमेरिका के सारे चीज़ों को इंक्लूड करके, और अमेरिका के लिए मर मिटने का सपना जो इन्होंने दिखाया है, और एक प्रोमिस किया है कि मैं जब तक अपने लाइफ का हर एक क्षण कुर्बान न कर दूं, मेरी सांसें थम न जाए, तब तक मैं अमेरिका के लिए लड़ता रहूंगा। इतना ज़्यादा मुझे प्यार है। और ये अपने खुद के रूप में अनुभव महसूस किया, इसलिए इनका खुद का गाना कहा गया है। सो थैंक यू। इस वीडियोज में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ, और वहाँ पे ही पढ़ेंगे एक अच्छा रोमांटिक पोएम के साथ, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं इस सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग इतना ही कह के वीडियोज़ को आप लोग सामने छोड़ रहा हूँ। आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे, समझेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी अपने किसी भी तरह के कंप्लेन को, शिकायत को कमेंट बॉक्स में रखेंगे और वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।